वेलकम टू योर के 4P क्लासेस। तो जो बच्चे क्लास 12th के हैं और केमिस्ट्री का एग्जाम 27 फरवरी 2025 में देने जा रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस बार सीबीएसई पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अब ये पढ़ के जाओ, फिर नहीं आएगा तो फिर आप बोलोगे सर क्वेश्चन हार्ड आ गया या फिर आउट ऑफ सिलेबस। तो इसलिए मैं डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव सर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। तो आपके पास 48 आवर्स के अप्रॉक्स है, तो आप लोग अगर रिवाइज कर लेते हैं उन सब टॉपिक को जो सर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बिल्कुल कम टाइम में। आप लोग टाइम कीमती है, बट उसी टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल के आप अगर रिवाइज कर भी रहे हो तो ऐसा ना हो कि वो टॉपिक रिवाइज कर रहे हो जो क्वेश्चन वहां से मेजॉरिटी क्वेश्चन वहां से ना आए। तो सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, उसी टॉपिक को आप रिवाइज कर लो अच्छे से। सर वन बाय वन भी बताएंगे और आप लोग केयरफुली इस वीडियो को लास्ट तक देख चलते हैं बिना लेट किए हुए। ओके सर, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो सॉल्यूशन है, फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है, 7 मार्क्स का ये आने वाला है सॉल्यूशन। इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। इसके 4 टाइप्स होते हैं, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये इसको अच्छे से कर लो, इसका फॉर्मूला याद रखो, उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है या डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है। उसके बाद वेंट फैक्टर्स जो आई होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा, बहुत आसान होता है। जैसे NaCl पूछेगा, ये कोई मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा कि इसका वेंट फैक्टर आई बताइए, तो इसको आयोनाइज कर देना, जितना इसका आयंस होगा वही इसका आई का वैल्यू होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड ये हेनरीज लॉ है, और हेनरीज लॉ या तो डायरेक्ट हेनरीज लॉ के नाम से आएगा या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये आ सकता है यहाँ से। और ये इंपॉर्टेंट है, फोकस करना इस पे और इस पे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं इसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे आने वाला है। और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, नर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोलराच लॉ, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एंड फ्यूल सेल्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर का। इस साल के लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है इससे क्वेश्चन करना। ये कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी है, ये डिफिनेशन टाइप है, बस इसको वहां से कर लेना है। कोलराच लॉ या तो डिराइव करने के लिए बोलेगा, बहुत ही आसान है, 2 मार्क्स का आने वाला है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दो लॉ होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, उसको कर लेना, उस बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आता है। फ्यूल सेल्स से नोट्स नहीं पूछेगा, कोई इक्वेशन बोलेगा कि फ्यूल सेल का इक्वेशन क्या होता है वो लिखने के लिए बोलेगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, इसका डिफिनीशन याद रखना, और सेल के से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, जैसे एनोड पे क्या होना है, कैथोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन, ये डिराइव करने के लिए पूछ सकता है। और इसका एप्लीकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बेसिस पे न्यूमेरिकल, ठीक है। इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड एंड लास्ट चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है इससे, बहुत ही आसान है। तीनों फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है उसमें सबसे आसान यही चैप्टर है। रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्पेशली जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका काइनेटिक डिराइव करना है और हाफ लाइफ पीरियड डिराइव करना है। न्यूमेरिकल इसी से बेसिस पे आएगा, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 1 मार्क्स या 2 मार्क क्वेश्चन में आएगा। कॉलिजन थ्योरी, ये प्योर थ्योरी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार रीडिंग लगाना है और इस बेसिस पे एक ऑब्जेक्टिव मिल सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी, या तो 1 मार्क क्वेश्चन आना है या फिर इस इक्वेशन के साथ जोड़ करके इसको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएगा कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी पता कीजिए, ठीक है। इस बेसिस पे इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा और 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन भी रहेगा। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन भी इससे आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होता है, 7 मार्क्स का है, ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये 11th में ही पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा जो बच्चा, उसके लिए बड़ा आसान है। इस चैप्टर में ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, और ये इतना में जो है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम याद रखना नहीं, इसको समझ लेना कैसे होता है इसका प्रॉपर्टी। और प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के MnO4, तो इसमें उस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा कि बहुत सारा प्रॉपर्टीज इसका पूछ दे या रिएक्शंस पूछ दे, वैसा कुछ नहीं होना है, 1-2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसका
पूछा जाता है, प्रिपरेशन पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, उस तरह से इसका क्वेश्चन आता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और इसका कॉन्सिक्वेंस, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है वो पूछा जाता है। एक्टिनाइड्स भी इसमें पढ़ना है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन आता है, कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, और ये मैथमेटिक्स के जैसा यहाँ स्कोर होता है तुम्हारा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है इससे, बहुत ही आसान है। टर्मिनोलॉजी कर लो, जो लिगेंड किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एंटिटी किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं, ये सब इसका टर्मिनोलॉजी हो जाएगा। नोमेनक्लेचर एक आना ही आना है, उसको अच्छे से कर लेना। वर्नर्स थ्योरी, इसमें 2 पार्ट जो होता है ना, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ये एकदम अच्छे से कर लेना, इससे आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा या फिर स्टेटमेंट पूछेगा 2 नंबर के लिए। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये डायरेक्ट तुमको थ्योरी लिखवाने वाला नहीं है, इसका एप्लीकेशन आएगा। कैसे आएगा बता रहा हूँ मैं। इससे जैसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा, या समझ लो ये CONH3 होल 6 + 3, और बोलेगा इसका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे इसका ज्योमेट्री बताइए, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, इसका कलर बताइए। बहुत आसान है, NCERT में भी लिखा हुआ है। अगर अच्छे से देखना है तो मेरे वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे इस सबको किया हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा बाद में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में भी तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिफिनीशन याद रखना है, किस तरह का कॉम्प्लेक्स जो है किस तरह का आइसोमेरिज्म दिखाता है, शो करता है, वो मिल जाएगा यहाँ पे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जरूर अच्छे से देख लेना, ज्योमेट्री, कलर, ये सब बहुत अच्छे से देख लेना। सिनर्जिक इफेक्ट या बैक बॉन्डिंग, इस दोनों को करने के लिए बहुत ही कम समय लगता है, 2 से 3 मिनट में ये तुम अच्छे से इसको समझ जाओगे। बैक बॉन्डिंग NCERT में अच्छे से लिखा हुआ है, नहीं लिखा होगा, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे तुम देख सकता है। उसके बाद ऑर्गेनिक शुरू होता है, 33 मार्क्स का है। आउट ऑफ 70, 33 जस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 6 मार्क्स का आएगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस। कुछ नहीं करना है, ये जो 4 चैप्टर है ना इसमें तुम्हारा ऑर्गेनिक में, ये नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, ये सारे में कॉमन है, यही करना ही है चारों चैप्टर का। तो नोमेनक्लेचर करना ही है, आता है एक क्वेश्चन से। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनेगा, ये हेलो एल्केन्स या हेलो एरियंस। उसके बाद रिएक्शंस में स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो SN1 SN2 होता है उसको करना है। प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल दोनों आता है। प्रॉपर्टीज फिजिकल में याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है या फिर डाइपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। और नेम रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन होता है, ऊर्ज रिएक्शन होता है, फिटिक रिएक्शन होता है, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन होता है, मेटल के साथ रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, फिंकेलस्टीन रिएक्शन होता है, स्वार्ट रिएक्शन होता है, ये सारे नेम रिएक्शंस अच्छे से करके जाना है, एक बार देख करके ही जाना है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इस चैप्टर से भी नोमेनक्लेचर करना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करना है, रिएक्शंस करना है। नेम रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जैसे रिमल्टीमन रिएक्शन है, इसका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल का, रिमल्टीमन रिएक्शन, वो करके जरूर जाना है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल कंपेयर करता है कि अल्कोहल से ये ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, रीजन पूछता है इसका, कैसे करना होता है। टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल, टेस्ट करने के लिए बोलेगा, अगर अल्कोहल का सिर्फ बोलता है तो अल्कोहल का टेस्ट करने के लिए बोलता है तो वो दोनों का टेस्ट बोलेगा तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट लिख देना, और सिर्फ अल्कोहल का बोलता है तो जिंक क्लोराइड जो HCl के साथ होता है ना, ल्यूकस टेस्ट या विक्टर मेयर टेस्ट, उसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, 8 मार्क्स क्वेश्चन है, आता है इससे। नोमेनक्लेचर आना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आना है, रिएक्शन आना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम्हारा नीट जेईई में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी बताना है, कंपेयर करना है अल्कोहल के साथ या फिनॉल के साथ, या कोई दे देगा जैसे बोलेगा क्या CH3 COH और फॉर्मिक एसिड, इस दोनों में जैसे बोलेगा ये ज़्यादा एसिडिक नहीं है, ये ज़्यादा एसिडिक है, क्यों है, आंसर लिख देगा कि यही ज़्यादा एसिडिक है, ये कम है, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर से मैकेनिज्म ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत सारा इसके अंदर नेम रिएक्शंस है, उसका मैकेनिज्म पूछ सकता है 1 मार्क 2 मार्क्स में, नेम रिएक्शन। और टेस्ट फॉर एल्डिहाइड या कीटोन, ये करे हुए हो, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट, इसको आसानी से कर सकते हो, या फिर एक कॉपर के साथ जो 573 पे रिएक्शन करवाते हैं तो ये एल्डिहाइड का टेस्ट हो जाता है वहाँ पे।
उसके बाद एमीन आता है। एमीन में तुम्हारा ये बेसिसिटी वाला टॉपिक जो है ना, बड़ी अच्छे से याद रख लेना। रिएक्शन याद रखना, नेम रिएक्शन इसका जो इम्पोर्टेंट है। सैंडवियर रिएक्शन आता है इसके अंदर, वो रिएक्शन याद रखना। उसके बाद इसमें जो एमीन है, एरोमेटिक एमीन जो होता है ना, वहाँ पे जरा फोकस करना है। वहाँ पे तुम्हारा जो नाइट्रेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है एरोमेटिक में, वो बाकी सबके जैसा नहीं होता है, वहाँ पे दूसरे तरह से होता है, उसको फोकस करना है। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड वाला जो टेस्ट है, वो टेस्ट याद कर लेना, उससे क्वेश्चन आता है। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और एंड रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये एक अच्छा खासा टॉपिक है, फुल लेंथ क्वेश्चन रहता है इससे। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। और एक लास्ट चैप्टर है बायोमोलेकुल्स, 7 मार्क्स का है। मैथ्स के स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, बायो वाले स्टूडेंट के लिए ये बड़ा आसान है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन पढ़ना है। प्रोटीन, ये जो एंजाइम है और तुम्हारा ये प्रोटीन्स है, इसमें विटामिन्स भी रहता है। विटामिन्स, इन सारे का फंक्शन जरूर याद रख लेना कम से कम। ये न्यूक्लिक एसिड जो है ना, डीएनए आरएनए, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वो उससे क्वेश्चन रहता है। कार्बोहाइड्रेट, प्राइम मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड वाला जो पार्ट है, उसका क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ लेना एक बार। और स्ट्रक्चर देख लेना, ओपन चेन स्ट्रक्चर, रिंग चेन, रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से जो तुम्हारा ग्लूकोज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वहाँ जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन होता है, उसमें फुल लेंथ क्वेश्चन कैसे आता है, तो पूरा स्ट्रक्चर तुमको डिटरमाइन नहीं करना होता है, बीच बीच से कोई कोई एक पार्ट पूछ देगा, जैसे बोलेगा कि नॉर्मल हेक्से सॉरी ये हेक्सेन जो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन होता है स्ट्रेट चेन में, तो वैसे इसको प्रूव कीजिए। इसमें एक प्राइमरी एल्कोहल होता है, उसको प्रूव कीजिए। 4 सेकेंडरी अल्कोहल होता है, उसको प्रूफ कीजिए। एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसको प्रूफ कीजिए। तो वो रिएक्शन के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आसानी से तुम इसमें 80+ मार्क्स इजिली ला सकते हो, सिर्फ रिवीजन करके। नया कुछ नहीं पढ़ना है, अब टाइम नहीं है, इसलिए नया कुछ नहीं पढ़ो, जो पढ़े हो उसको एक बार रिवाइज कर लो। और एनसीईआरटी को एक बार जरूर फर्स्ट टू लास्ट पेज तक पढ़ लो उसको। नया कुछ नहीं पढ़ो, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। और ज़्यादा करोगे तो जो पढ़े हो उसको भी भूल जाओगे, इसलिए नया कुछ नहीं करना है, जितना करे हो उसी को करो, रिवाइज करो। और इसके बाद ये जो नोट्स है इसका तुम्हारे पास है तो ठीक है, नहीं है तो नोट्स तुम यहाँ से ले सकता है। ये वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे तुमको नोट्स मिल जाएगा, एमसीक्यू मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा, सैम्पल पेपर मिल जाएगा, सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। नीट, जेई, सीयूटी या फिर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, कुछ भी चाहिए वहाँ पे इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। और ये वाला पार्ट जरूर करके जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, सैम्पल पेपर जरूर कर लेना, एक बार देख लेना कि कैसे मार्किंग स्कीम है वहाँ पे। सैम्पल पेपर से तुमको पता चल जाएगा, मार्किंग स्कीम का पता चल जाएगा, कैसे लिखना है ये पता चल जाएगा। रिवीजन प्रीवियस ईयर का जरूर कर लेना, क्वेश्चन देख लेना आता कैसे है।